बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक करल। इल्म आगाही के सफ़र में हम कोशिश कर रहे हैं कि चंद ऐसी वीडियोस तैयार की जाएं जो ऐसे तलबात की रहनुमाई कर सकें जो घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी। उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी ज़बान का लिटरेचर है, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको या तो मिक्स कर दिया जाता है या फिर उनको क्लियर नहीं समझा जाता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें। और आज ये भी एक आपके साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी मालूमाती चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम 4 कैटेगरीज़ हैं सोशल साइकोलॉजी के लिहाज से। और जो उर्दू शायरी है या इंग्लिश पोइट्री है, उसमें भी अमूमन स्टूडेंट जो जब एक्सप्लेनेशन करते हैं या तशरीह करते हैं तो इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, समझते नहीं हैं। इसमें 4 कैटेगरीज इस तरह हैं कि एक पहले नंबर पे पसंद है, दूसरे नंबर पे मोहब्बत, तीसरे नंबर पे इश्क और चौथे नंबर पे जनून है। अब होता कुछ इस तरह है कि बहुत से लोग जो हैं वो पसंद को मोहब्बत समझ लेते हैं या मोहब्बत को इश्क समझ लेते हैं या इश्क को फिर जुनून समझ लेते हैं। ये एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस है, एक कैफियत का नाम है, दिली और दिमागी कैफियत का नाम है। इसमें हम किसी एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी में समझकर अमूमन कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। जब हम इसकी पहली कैटेगरी की बात करेंगे, पहली चीज़ की बात करेंगे तो वो पसंद है। जहाँ तक देखिए पसंद का ताल्लुक है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी 5 हिस्से हैं, चाहे वो देखना है, सूंघना है, चखना है, सुनना है, तो छूना हो गया। इनमें अगर किसी कोई भी चीज़ इन पांचों हिस्सों को अच्छी लगती हो, कशिश करती हो, तो उसको हम लोग पसंद कहते हैं। और अमूमन पसंद जो है वो तब्दील भी होती रहती है, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ भी सुनने को, देखने को, छूने को, चखने को या सूंघने को मिल सकती है। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि बाद लोग इसको मोहब्बत समझ लेते हैं। को एक चीज़ अच्छी लगती है, एक लड़की है या लड़का अच्छा लगता है, तो वो फिर बाद में जब उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मिल जाती है या बंदा मिल जाता है तो फिर वो फीलिंग्स या वो जो अच्छा पसंद होती है वो तब्दील हो जाती है। इसको मोहब्बत का नाम लेकर या मोहब्बत पे इल्ज़ाम डाल के बहुत से लोग जो एक दूसरे से गुस्से का इजहार भी करते हैं। तो इस हवाले से मुझे वो एक शेर भी याद आ रहा है जिसका अमूमन मफहूम ये लिया जाता है, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तो नहीं और सही और नहीं और सही। तो ये मोहब्बत की कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पसंद का पहला मरला है। और अमूमन ये टीन एज में ज़्यादा होता है। मुझे नाम तो भूल रहा है, लेकिन एक इंडियन मूवी है, उसमें भी एक लड़की होती है बेहद, वो एक लड़के को पसंद करती होती है, इस हद तक कि अगर वो उसकी शादी ना हुई तो वो अपने आप को भी ख़त्म कर देगी। लेकिन चंद दिन बाद देखते हैं कि उसकी शादी होने के बाद वो चंद दिन ही उसके साथ गुजार सकती है और फिर उसके बाद उसके साथ रहने को तैयार नहीं होती और अपने आप को फिर मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस मूवी के एंड में एक टाइटल, एक लाइन आती है, मुझे आज तक वो याद है कि टीन एज अट्रैक्शन इज़ नॉट ऑलवेज लव। तो यही बात हम लोग करना चाहते हैं कि जो पसंद है उसको आप लोग मोहब्बत की कैटेगरी में ना ले जाएं। अब जब दूसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं मोहब्बत, तो याद रखने के जब इसी हवा से खमसा से मुतासरा कोई भी चीज़ है या कोई भी शख्स है, इसमें जब दिल की धड़कन भी शामिल हो जाती है, दिल की रजामंदी भी शामिल हो जाती है, तो वो चीज़ फिर हम उसको मोहब्बत की कैटेगरी में ले आते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि हम उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह होता है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, ये तेरी याद थी अब याद आया। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम बात आपको याद रखने की है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और चीज़ हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं माइंड। जब मोहब्बत की बात आती है यहाँ पर दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग छिड़ जाती है, क्योंकि जो माइंड है वो आपके थॉट्स को कंट्रोल करता है और जो दिल है उसमें आपकी फीलिंग्स पाई जाती हैं। तो थॉट्स और फीलिंग्स के दरमियान एक क्लैश शुरू हो जाता है। इस तरह के लोगों पे बहुत ज़्यादा टेंशन की कैफियत भी होती है और एक लिहाज से बहुत ज़्यादा कर्ब की कैफियत भी हो सकती होती है, जहाँ जो लोग ज़हीन भी होते हैं, जो लोग जिनकी ज़िंदगी में अमूमन दिमाग का कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो वो फिर मोहब्बत के मामले में ज़्यादातर नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत में उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता और वो दिमाग की जंग जीत जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी वो दिमाग की जंग को जीतेंगे वहाँ पर वो मोहब्बत को हार जाएंगे, क्योंकि दिल और दिमाग की दुनिया मुख्तलिफ है। अब जब इस कैटेगरी से भी कोई शख्स आगे निकल जाता है तो फिर वो हवा से खमसा भी आ गई, दिल भी आ गया और उसके बाद दिमाग भी
उस चीज़ की रजामंदी दे देता है, तो इस मरहले को इश्क कहते हैं। इस मरहले में 3 चीज़ें अब इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं रही, किसी और की ताबे चली गई हैं। हवासे खमसा, जिसमें आपकी पसंद किसी और की पसंद की ताबे चली गई है, आपका दिल किसी और के कंट्रोल में चला गया है, और आपका हत्ता के दिमाग, आपकी सोच भी किसी और के मरहले में चली गई है। तो ये इश्क का मरहला है। इश्क की स्टेज के बाद जब आप चौथी स्टेज की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जंग इंतहाई फैसला कौन मरहले में चली जाती है। यहाँ पर बिल्कुल कबूल नहीं कर रहा होता इंसान का वजूद, इंसान की खुददारी आखिरी मरहलों में यहाँ पर लड़ रही होती है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुझे चाहा लेकिन तेरी दहलीज पे सजदा ना किया, तुझे चाहा लेकिन तेरी दहलीज पे सजदा ना किया, वो मेरा इश्क था और ये मेरी खुददारी है। अब यहाँ पर अभी भी खुददारी मौजूद है जो आपको वहाँ पर झुकने से रोक रही है। लेकिन जब आखिरी जंग इंसान हारता है, तो फिर ये खुददारी भी हार जाती है और इंसान फिर झुकने पे भी मजबूर हो जाता है, सजदा करने पे भी मजबूर हो जाता है। फिर उसे कुछ होश नहीं होता, वो कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। अक्सर लोग मोहब्बत और इश्क को भी कंफ्यूज कर देते हैं, वो समझते हैं शायद मोहब्बत और इश्क सेम है। ऐसा नहीं है। मोहब्बत में दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग होती है, जबकि इश्क में अब ये जंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये जंग किसी और माज पे लड़ी जा रही है, और वो जंग है अब एक तरफ आपका दिल दिमाग हवा से खमसा है, तो दूसरी तरफ आपकी अना है, गैरत है और आपकी ज़मीर है। अब ये जंग एक और महाज पे, ये फाइनल जंग है। इस जंग में आम तौर पर ये देखा गया है कि मौजूदा दौर में बहुत कम लोग, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं कि ये जुनून की दुनिया में पहुंचते हैं। जुनून की दुनिया में पहुंचना इतना आसान नहीं, ये बहुत पुराने दौर की बात है। जब आप कह सकते हैं कि लैला मजनू की कहानियाँ या इस तरह की कहानियों में आप देखते होंगे, जदीद दुनिया के अंदर इंसान का दिमाग कई हिस्सों में बंट चुका है, इंसान का दिल भी कई हिस्सों में बंट चुका है। तो यहाँ पर आपकी पसंद, आपका दिल और दिमाग अब एक सतह पे रहते नहीं है, तो ये जुनून की सतह तक जा ही नहीं सकते। बहुत कम, ना होने के बराबर लोग आखिरी स्टेज तक जाएंगे। आखिरी स्टेज में जो रुकावट होती है वो आपकी अना होती है, वो आपकी फिर गैरत होती है, वो आपकी फिर खुददारी होती है। तो जब खुददारी, ज़मीर, अना ये भी किसी और के ताबे हो जाए, तो इसको हम लोग फाइनल स्टेज कहते हैं, आखिरी स्टेज कहते हैं, जुनून की कैफियत कहते हैं। इसमें मुझे वो अनवर शऊद साहब का एक शेर याद आ रहा है कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। इसमें फिर एक और ये भी चीज़ होती है कि बाज़ लोग एक बंदा मोहब्बत या इश्क की कैफियत में होता है, उसको कह कह कर भी वो उसको जुनून की कैफियत तक ले आते हैं। इससे बाज़ लोग शायद मेरी इस बात से मुत्तफिक ना भी हों। जिस तरह शेर भी है कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में भी जुनून के आसार, और कुछ लोग दीवाना बना देते हैं। तो ये कैफियत दीवानगी की कैफियत होती है। अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं जुनून की कैफियत में, तो ये ऐसा नहीं होता। जुनून की कैफियत में आप ये कहने के काबिल भी नहीं होते। मुझे वो बात भी बड़ी अहम बात याद आ रही है जो लैला के बाप ने मजनू से कहा था। मजनू दरवाजे पर लैला के जूतों में पड़ा था, तो उस वक्त उसने कहा था कि मजनू अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी अगर गैरत होती तो मैं तुम्हें लैला दे देता। तो मजनू ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर दीवानगी है, और जहाँ जुनून और दीवानगी होती है वहाँ गैरत नहीं रह सकती। तो गैरत, अना, खुददारी, ये जब किसी किताबें चली जाती हैं, हवा से हम सब पहले चले गए थे, उसके बाद आपका दिल, फिर दिमाग, फिर ये आखिरी चीज़ें भी उनके किसी के कंट्रोल में चली जाए, तो फिर इंसान को होश नहीं रहता। ये फिर दिमाग की कैफियत होती है, ये फिर जुनून की कैफियत होती है, ये इश्क की इंतहा की कैफियत होती है, जहाँ तक इश्क मजाजी की बात है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर इश्क हकीकी की अगर हम बात करें, तो यही स्टेजेस तरतीब वाइज आते हैं। पसंद में होता है कि आपको दीनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको नमाज पढ़ते लोग नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको हज अच्छा लगता है, आपको रोज़ा अच्छा लगता है, आपको ज़कात देना अच्छा लगता है, ख़ुद भी कभी कभी आप ये होता है कि नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि इस पसंद में आपको दिल नहीं भी चाह रहा होता तो आप नमाज नहीं पढ़ते। ये इब्तदाई कैफियत होती है जिसमें फिर आप कोई इबादत करते हैं, दिल चाहता है, नहीं करते, दिल चाहता है। इसके बाद दूसरी स्टेज में जब मोहब्बत की बात आ जाती है, अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात आ जाती है, तो फिर आपका दिल लगने शुरू हो जाता है, फिर आपको इबादतों में मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर आप अगर मस्जिद में जाएंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आप हज भी करेंगे, रोज़े भी रखेंगे, फिर आपको उसमें सुकून महसूस होगा। तीसरी स्टेज में इश्क की जब स्टेज होती है तो खालिसतन फिर इत्तबाए जो
इलाही है और इश्क रसूल वाली स्टेज है। यहाँ पर तो आप कोई चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इश्क रसूल के बगैर तो आप करेंगे नहीं। ये इश्क की स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर आप अपनी ज़ात को ताबे कर लेते हैं, अतात इलाही और इश्क रसूल के ताबे कर लेते हैं। तो इश्क हकीकी की आखिरी मंजिल में आप फिर विलायत और तरीक़त की इंतहा को छू जाते हैं। आप इसमें आप नुक्ता अरूज होता है जो आपका, जिसमें आप खालिसतन तसव्वुफ़ की दुनिया में चले जाते हैं। फिर आपको दुनिया से कोई गाज़ नहीं होती। फिर आपको कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए, फिर दरख्त के पत्ते आपको वो हिलते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए नज़र आते हैं। ये इश्क हकीकी की आखिरी स्टेज होती है, जिसको हम लोग आम इश्क मजाजी में जनून की कैफियत कहते हैं, जबकि इश्क हकीकी में जनून की जो कैफियत है उसको हम लोग फिर विलायत या तसव्वुफ़ की आखिरी स्टेज कहते हैं। यहाँ पे फिर आपको कुछ होश नहीं होता, ये फिर सिर्फ़ और सिर्फ आप दीन, इबादत और अल्लाह की रज़ा के ताबे अपनी पूरे जिस्म और जान को कर लेते हैं। फिर आपके अंदर के दिल और दिमाग के झगड़े सब ख़त्म हो जाते हैं। ये आखिरी स्टेज होती है। तो इसमें हमने इन 3 स्टेजेस को क्लियर करा दिया आपको, इश्क हकीकी में भी, इश्क मजाजी में भी। एक मरतबा फिर आपको वही चीज़ें दोबारा बता देता हूँ कि पसंद में सिर्फ़ और सिर्फ हवा से खमसा की कशिश होगी। ये तब्दील भी हो सकती है अच्छी चीज़ से, उससे बेहतर चीज़ से। मोहब्बत में फिर आपको हवा से खमसा के साथ साथ आपके दिल की रजामंदी भी शामिल हो जाती है। तीसरे स्टेज जब इश्क आता है तो फिर आपका दिमाग, दिल और हवा से खमसा तीनों उस चीज़ के ताबे हो जाते हैं जिस चीज़ को वो कशिश महसूस करते हैं। आखिरी स्टेज जनू की स्टेज होती है। जनू की स्टेज दीवानगी की स्टेज होती है। इसमें फिर आपके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो रेजिस्टेंस कर सके, आपकी ज़ात को बचा सके। यहाँ फिर आपकी ज़ात की नफ़ी हो जाती है, आप ख़त्म हो जाते हैं, आप अपने आप में नहीं रहते। तो ये कैफियत दीवानगी कैफियत है। यहाँ पर फिर आपकी गैरत, फिर आपकी अना, खुददारी, ज़मीर, ये सब शिकस्त मान लेते हैं। तो जब इनकी शिकस्त हो जाती है तो ये फिर जनून की कैफियत होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी हम लोग बना रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, और मुश्ताक खरल फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का और राय का मुंतज़र रहूँगा। जहाँ कहीं आपको खामी नज़र आए, जहाँ कहीं आपको बेहतरी की चीज़ नज़र आए, आप ज़रूर कमेंट्स में आप हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। अपने और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।